हेलो एवरीवन। हम लोग रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने अल्फ़ा पार्टिकल का एमिशन, अल्फ़ा एमिशन, अल्फ़ा डीके, बीटा डीके में 3 पार्ट जो पढ़ा हम लोगों ने, बीटा माइनस, बीटा प्लस और इलेक्ट्रॉन कैप्चर। फिर देखा कैसे उसके ए और जेड में चेंज होता है। ये चीज़ें हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा। अब जब हम लोग बीटा डीके पढ़ रहे थे, उसमें एक चीज़ आई थी न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। तो आज उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम लेंगे, जितना हम लोग को ज़रूरत है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखा जाए न्यूट्रिनो और क्या होते हैं। न्यूट्रिनो एंड न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स हैं, क्या होते हैं। तो इनकी खोज कैसे हुई ये समझते हैं। एनसीईआरटी में पार्ट में है, इसलिए इसके बारे में जानना ज़रूरी है। जब हम एक्स मान लीजिए, इससे जब वाई अल्फ़ा पार्टिकल निकलता था, ये ऐसा निकलता था हम लोग का, जेड होता था, ये अल्फ़ा एमिशन होता था, पढ़े थे हम लोग। हीलियम का न्यूक्लियस निकलता था। तो जैसा हम लोग कहते थे कि ऐसा कोई एक्स होता था, फिर ये टूट जाता था तो वाई और अल्फ़ा में बनता था। ये इधर भागा, ये इधर भागा। इसका मोमेंटम पी अल्फ़ा लिखे, इसका मोमेंटम पी वाई लिख दिए। और हम लोग देखे थे कि पी अल्फ़ा वॉज इक्वल टू पी वाई, बिकॉज इनिशियल मोमेंटम 0 था। इसे हम लोग कर चुके हैं। तो जब इसका अल्फ़ा एमिशन का जो रिसर्च लोग जो पढ़ रहे थे, उन्होंने देखा कि किसी एक्स से निकलने वाला जो अल्फ़ा पार्टिकल है, हर अल्फ़ा पार्टिकल का जो वेलोसिटी था वो हमेशा सेम आता था। मतलब कोई बल्क लिया जिसमें से अल्फ़ा एमिशन हो रहे हैं, लगातार अल्फ़ा एमिशन निकल रहे हैं, तो उससे निकलने वाले हर एक अल्फ़ा पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी था हर बार सेम होता था। लेकिन बीटा, जब यही पढ़ाई बीटा में किया गया, तो बीटा पार्टिकल जब निकलते थे, उसमें अलग अलग बीटा पार्टिकल का अलग अलग काइनेटिक एनर्जी मिलता था। तो इसको तो जस्टिफाई कर दिया कि हम लोगों ने पढ़ा भी कि मोमेंटम कंजर्व इक्वेशन 1 हो गया, जो क्यू वैल्यू है वही एनर्जी 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इसलिए एक मोमेंटम का इक्वेशन और एक एनर्जी का इक्वेशन, दो इक्वेशन, यूनिक सॉल्यूशंस मिलते थे। तो जब तक इनके बारे में पता नहीं था, तो वैसे ही लोग इसके बारे में भी सोचते थे कि एक से एक वाई बना और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो बात तो वही हुआ, ये भी इधर भागेगा। होना तो ऐसे चाहिए था, है ना। ऐसे तो होता था ना कि कोई एक्स लेते थे, इसमें जेड ए था, तो अगर मान लीजिए इसमें से एक बीटा इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो यहाँ पर जेड +1 हो गया और ए हो गया, जब तक न्यूट्रिनो खोज नहीं हुई थी तब की। तो जब अल्फ़ा एमिशन जैसा हो रहा था, वैसे बीटा एमिशन भी होना चाहिए था। हर बीटा, जैसे ये मास जो क्यू वैल्यू है वो होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ भी होगा। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, उसमें निकलने वाले जो ये बीटा पार्टिकल थे, तो अलग अलग बीटा पार्टिकल का अलग अलग एनर्जी होता था। इसलिए जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, ये प्लॉट किया। इधर नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल इधर प्लॉट किया, और उधर इनका जो एनर्जी से निकलते थे वो इधर प्लॉट किया। तो उनको कुछ ग्राफ उनको ऐसा मिला, इस तरह ग्राफ मिला। ये जहाँ कट कर रहा है वो पूरी क्यू वैल्यू हो गई। ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ रिसर्च करने वालों ने पता लगाया। अब ये ग्राफ से बड़ी समस्या हो गई, या इस ग्राफ ने सोल्यूशन बताया। एक्चुअली ये बड़ी समस्या थी कि जो काम अल्फा में वो काम बीटा में हो रहा है, तो जैसे अल्फा को यूनिक वेलोसिटी, यूनिक एनर्जी मिलती थी, वैसे ही बीटा को क्यों नहीं मिलती। तो ये एक बड़ी समस्या थी, और अलग अलग निकलने का जो प्रॉब्लम था, तो इसको पहली बार किसी ने समझाया, पॉली ने 1930 के आसपास ये प्रेडिक्शन किया। पाया नहीं, इस ग्राफ को देखकर उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि यहाँ एक गलती हो रही है हम लोगों से, यहाँ पे ज़रूर कोई एक और थर्ड बॉडी यहाँ से निकल रही है,
जिसको हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और वो भी एनर्जी ले जा रही है, और जो एनर्जी कितना वो ले जा रहे हैं उस बचा हुआ पार्ट में से इनको मिल रहा है, और जो जाने वाला पार्टिकल उसका एनर्जी बदलता रहता होगा, इसलिए इनका बदलता रहता होगा। अगर तीसरा पार्टिकल का हम कुछ एजम्पशन करें, भले हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे करें, तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा, बिकॉज नाउ द टोटल एनर्जी विल बी शेयर्ड इन द 3 पार्टिकल्स, एंड ऑफ कोर्स दैट शेयरिंग विल डिपेंड अपॉन कि कौन कितना हिस्सा ले जा रहा है, कौन किस एंगल पे जा रहा है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सपोज दिस इज वाई एंड इलेक्ट्रॉन इधर भागा और वो थर्ड पार्टिकल कुछ इधर भागा, तो ये इधर भागेगा, जो एक्स टूट के जो वाई बना है ऐसे भागेगा। अब ये किस एंगल पे जा रहे हैं, इसके हिसाब से ये वेलोसिटी तय होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन आप जानते ही हैं। सो ये प्रेडिक्शन किया पॉली ने 1930 के आसपास पॉली ने किया, और फिर इस पर रिसर्च होने लगा कि हाँ क्या होगा कैसे होगा। तो करते करते 1953 के आसपास जाके ये बात थोड़ी समझ में आई कि हाँ यहाँ पर जो ये पॉली कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, यहाँ पे कुछ और भी पार्टिकल्स ऐसे होने चाहिए जो एनर्जी शेयर कर रहे हैं। तो उन्हीं का नाम पड़ा, थर्ड पार्टिकल पहले कहते थे, अब जाके उनका न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो नाम पड़ा, और ये पार्टिकल न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो यहाँ लिखा गया। अब समस्या है कि आखिर इतने साल के बाद पता चला, मैंने करीब 30s में ये खोजा, 1950 मतलब 20 साल में 20 साल लग गया इसको पता लगाने में, कहाँ क्या कौन सा पार्टिकल है। और इतना समय क्यों लगा इस पार्टिकल खोजने में, बिकॉज सबसे अजीब बात है इस पार्टिकल में, ये एकदम कहीं कहीं के घोस्ट पार्टिकल भी लिखे रहता है इसको। सबसे खतरनाक बात है कि ये मास से इसका इंटरेक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। मास से जैसे लगता है मास इसके लिए कुछ है ही नहीं। कहने का मतलब जैसे हम लोग चले, सामने दीवार है तो लड़ जाएंगे, अल्फा पार्टिकल जाएगा लड़ जाता है, रुक जाता है, गामा पार कर जाता है, लेकिन गामा का भी एक लिमिट है कि हाँ कितना थिकनेस को पार कर पाए। बट न्यूट्रिनो लगता है जैसे उसके लिए दीवार, ये कुछ भी थिकनेस नाम कुछ वो कुछ है ही नहीं, सोचता ही नहीं कुछ है, सीधे दीवार को पार करते हुए चले जाता है। एक बात तो जब लैब में हम पकड़ने की कोशिश करेंगे तो हमारे फिल्म पर जब तक कोई इम्प्रेशन जब पकड़ाएगा नहीं, वहाँ असर नहीं डालेगा, हम कैसे पता लगाएंगे यहाँ पर पार्टिकल है। जैसे जब हम उस धूप में खड़े होते हैं, सन के धूप में खड़े होते हैं, तो ढेर सारा फोटॉन्स, लाइट फोटॉन्स हमारे शरीर पर गिरते हैं, और उसी तरीके से उसी समय ढेर सारा न्यूट्रिनोज भी हमारे बॉडी पर गिरते हैं। सन से खूब बहुत मात्रा में न्यूट्रिनो बनते हैं, बिकॉज ये सन के अंदर रेडियो एक्टिव प्रोसेस हैवी चल रहा है। सो हम जब ओपन सन में खड़े हो तो हमारे बॉडी से फोटॉन्स जितने गिरते हैं उससे वैसे ही हमारे बॉडी से बहुत सारे न्यूट्रिनो पास कर जाते हैं, और कभी हम लोग को पता नहीं चलता। पता तब चलता धूप हमको पता चल जाती है, इसलिए कि धूप आके एब्जॉर्ब होती है सरफेस पर, तो उसका एक इफेक्ट समझ में आता है, गर्म ठंडा समझ में आता है, तुम कहते हैं यहाँ कुछ हो रहा है, धूप लग रही है, हट जाते। बट न्यूट्रिनो उससे समय आपकी बॉडी से न्यूट्रिनो भी जाते हैं, बट वो बॉडी में पार कर जाते हैं, वो लगता है उनके लिए बॉडी हम कुछ है ही नहीं, जैसे हम उनके लिए वैक्यूम है। सो इफ दे आर नॉट मेकिंग सम सेंस ऑन समथिंग, वी कैन नॉट डिटेक्ट देम, एंड दिस वॉज द रीजन दे वर रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर सो मेनी ईयर्स। फिर बाद में जाके कुछ और प्रोसेसेस थे जिनके थ्रू उनको पता लगाया गया कि हाँ क्या है, और उस पता भी चला तो उसमें भी पता चला था, तो लिखा था कि उसमें पता चला कि भाई है, एनर्जी है और मास जीरो है। शुरू में तो ऐसा लोग बोले, बट जीरो मास मतलब फोटॉन हो जाता। तो इस पर रिसर्च चलते 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 आप देखोगे जो भी थोड़ी पुरानी बुक रहे उसमें लिखा रहेगा कि जीरो मास लिखे रहेगा सब जगह। बट 2015 रिसेंटली 2015 में नोबेल प्राइज अवार्ड हुआ न्यूट्रिनो की खोज में कि मास है। 2015 के एक जापानीज और एक कैनेडियन दो साइंटिस्ट थे, मैकडोनाल्ड नाम था उनका, तो उन लोगों ने पता लगाया
कुछ ऑसिलेशंस का इफेक्ट पता लगाया उसका और कहा कि इसमें मास होगा। तो नाउ 2015 ऑनवर्ड्स जो थ्योरी है कि इनका मास 0 नहीं है, न्यूट्रिनो में मास मतलब दे आर नॉट फोटॉन्स। ओके, सो अब सोचो कितना रिसेंट थ्योरी है, ये रिसेंटली चीज़ें पता चला है। इसलिए मैंने कहा कि जो भी जनरल बुक आप देखो सब में पीछे अवेलेबल, जो इसके बाद बुक छपी उन्हीं में जाकर चीज़ें बदलेंगी, पीछे वाली सारी बुक में लिखा है 0 मास, है ना। तो ये बात है, ये न्यूट्रिनो का खोज चला। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बात, जो भी बात की उनको नोट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा जाए, लिखा जाए कि एंटी न्यूट्रिनो इज द एंटी पार्टिकल ऑफ न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो इज एंटी पार्टिकल ऑफ न्यूट्रिनो। एक तो ये बात, एंड दे डिफर इन स्पिन क्वांटम नंबर, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ है। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट होगा तो सेकेंड पॉइंट लिखिए। These particles have zero charge. These particles have zero charge and negligible mass. जीरो मास नहीं लिखेंगे, वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल की जगह वेरी स्मॉल वर्ड लिखिए, नेग्लिजिबल मत लिखिए। जीरो चार्ज एंड वेरी स्मॉल मास, वेरी स्मॉल मास। Very small mass, due to which they produce very little observable effect, while passing through matter. वही बात कि वो मास से पास करते हैं और बहुत नेग्लिजिबल होता है। वहीं उसी में लिख दीजिए कि they can penetrate the earth without being absorbed। सोचिए कैसे पार्टिकल है, सन से जाएगा तो अर्थ को पास कर जाएगा, एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब। दो चीज होगा, लिख दिया आपने। थर्ड पार्ट, तीसरा पॉइंट लिखेंगे। इसको याद करने का ढंग कैसे होगा, तो कब कौन पार्टिकल, कब न्यूट्रिनो निकलेगा, कब एंटी न्यूट्रिनो, इसको याद करने का ढंग ऐसे है कि जब प्रोटॉन बदलेगा न्यूट्रॉन में, तो मन याद करने का ढंग, ये हम जो बोल रहे हैं उसको स्ट्रिक बता रहे हैं। और एक बार जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन का कन्वर्जन है तभी न्यूट्रिनो बाहर आते हैं, है ना। तो कैसे याद करोगे, तो क्या करोगे, रट के रखो कि P प्रोटॉन पॉजिटिव न्यूट्रिनो मतलब न्यूट्रिनो, और N बदलेगा तो एंटी न्यूट्रिनो, P फॉर पॉजिटिव, N फॉर नेगेटिव, ऐसा रटने का ट्रिक हो गया। जब भी कहीं प्रोटॉन बदलेगा P पॉजिटिव तो पॉजिटिव न्यूट्रिनो होता नहीं है, चार्जलेस है वो जैसे स्पिन क्वांटम, एक का प्लस हाफ और इसका प्लस है, इसका माइनस हाफ है बस। सो N फॉर नेगेटिव मतलब एंटी न्यूट्रिनो, N फॉर एंटी न्यूट्रिनो, नेगेटिव न्यूट्रिनो, ठीक है। ये याद करने का ढंग है। तो जैसे न्यूट्रॉन बदला, इसमें एक पॉजिट्रॉन निकल जाएगा और एक
न्यूट्रिनो निकल जाएगा। इसको न्यूट्रल करने के लिए यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालना होगा आपको। 0 1 1 1 -1 0, ये 1 1 0 1 +1 0। तो प्रोटॉन से न्यूट्रिनो निकलेगा और न्यूट्रॉन से एंटी न्यूट्रिनो। जहाँ भी ऐसा रिएक्शन देखो, क्या कन्वर्जन हुआ है देखो, उसके हिसाब से न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो डिसाइड करो। इस पर थियोरेटिकली मेंस में बहुत क्वेश्चन आता है, क्योंकि एक रिएक्शन दे देता है और यहाँ पे ऐसा मिसिंग टर्म दे देता है, क्योंकि मिसिंग पार्टिकल कौन होगा। तो न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो आप जो खोजना, तो कैसे खोजने का ढंग क्या हुआ, क्या मैंने कहा, पूरा रिएक्शन देखो क्या कन्वर्जन हो रहा है। बीटा एमिशन में हमने नोट लिखाया था, वहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक्सचेंज होता है। तो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन जा रहा है तो ये, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन जा रहा है तो एंटी, ये याद करें हम। ठीक है, अब इससे अधिक हमको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है न्यूट्रिनो के बारे में, और बहुत बहुत बातें होती हैं। इतना बात हम लोग को जानना है, इतनी बात से हमारा काम हो जाएगा, जो हम कोई न्यूमेरिकल कर सकते हैं। चलिए, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो, ये बात इतना काम। अब हम लोग लास्ट इसमें था गामा डीके हो रहा था, उसके बारे में हमने हालांकि बताया था आपको कि कैसे होता है, पिछले क्लास में बताया था। गामा डीके के बारे में बताया था ना कि जो न्यूक्लियस के अंदर भी जो न्यूक्लियॉन्स है उनका एनर्जी स्टेट होता है। जब न्यूक्लियॉन्स हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आते हैं तो वो गामा फोटॉन्स एमिट करते हैं, है ना। तो एक बार उसको नोट भी कर लिया जाए। देखा जाए कि द एनर्जी ऑफ internal motion of nucleons, energy of internal motion of nucleons in a nucleus is quantized. Nucleons in a nucleus is quantized. जैसे बोहर मॉडल हम लोग पढ़े थे, वैसे न्यूक्लियस की भी अलग से पूरी पढ़ाई है, वो हम लोग को सिलेबस में नहीं है, बट जो बातें हैं वो हम लोग नोट कर ले रहे हैं। देखा जाए, ए न्यूक्लियस हैज ए सेट ऑफ allowed energy levels including a ground state and several excited states, ठीक। आगे लिखेंगे, when a nucleus is placed in an excited state, either by bombardment of high energy particles or by radioactive decay, radioactive transformation, ऐसे लिखे, either by bombardment of high energy particles or by radioactive transformation, then it de-excites to ground level,
by emission of one or more photons called gamma decay, gamma rays called gamma rays, 1 or 2 photons called gamma rays। ठीक है, ये वजह है। क्या है कि बाहर से बम्बार्डमेंट हो जाता है, कभी कभी न्यूक्लियस तोड़ने के लिए आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी होती है कि बाहर से हम किसी न्यूक्लियस को बम्बार्ड कर देते हैं, तो उससे उसका एक्साइटेशन हो जाता है, या फिर उसमें से डिके हुआ अल्फा बीटा जो निकला तो जो रिमेनिंग न्यूक्लियस हो जाता है वो एक्साइट हो जाता है। तो अक्सर देखा जाता है कि व्हेन आफ्टर अल्फा बीटा एमिशन गामा रे भी रेडिएट होती है, ये वजह है। और ये फोटोन है तो जब निकलेगा तो न्यूक्लियस में क्या चेंज होगा, न्यूक्लियस में न प्रोटॉनों की संख्या चेंज होगी न न्यूट्रॉनों की, इसलिए मास नंबर या मास में चेंज नहीं होगा, मास में भी चेंज नहीं होगा, ध्यान रहे, है ना। मास में इसमें ये भी नहीं सोचना है कि मास कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में, ऐसा नहीं है। डी एक्साइटेशन एनर्जी एक्साइटेशन एनर्जी ही कन्वर्ट हो रही है गामा में। ठीक है, ये बात भी लिख देंगे कि ड्यूरिंग गामा डीके the number of nucleons remains same, number of nucleons remain same, and only the quantum state of nucleus changes. Quantum state of nucleus changes. तो ये हमारा कंप्लीट होता है गामा अल्फा बीटा गामा एमिशन कैसे होता है या उनके होने से क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम लोग इसमें न्यूमेरिकल में आते हैं कि जब ऐसा एमिशन होगा तो कैसे न्यूक्लियस कितना बचेगा, क्या होगा, ये सब देखने जा रहे हैं। सो हम लोग अब नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ओके, जैसे हमारे पास कोई सैंपल है जिसमें रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, इसमें से अल्फा बीटा गामा डीके हो रहा है, तो इनके डीके होने से कैसे कितना कब डीके होगा, कितना बचेगा, ये सब जानना है हम लोग को, तो इसके बारे में पढ़ाई है। तो जो इसकी पढ़ाई किया जिन लोगों ने देखा कि इसमें कोई फिजिक्स लॉ नहीं है, प्रोबेबिलिटी का लॉ है, रैंडम है, मतलब कभी कम कभी ज़्यादा, कब कितना कौन निकलेगा, रैंडम है। तो रैंडम ऑब्जर्वेशन किया गया और लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लिया गया, तो पता चला कि ये जो रेट है घटने का, एन इसमें नंबर है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, दिस रेट इज प्रोपोर्शनल टू द रिमेनिंग नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। एन क्या है बालक, एन है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। इसमें अगर मान लीजिए पूरा रेडियो एक्टिव एक सैंपल लिया, तो थोड़ी देर में उसमें से कुछ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स निकल जाएंगे, तो कुछ ऐसी चीज़ें बच जाएंगे जो रेडियो एक्टिव नहीं रह गई। तो जो बची है वो एन है। कहता है जितना बचता है उसी के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जैसे जैसे इसमें इमिशन होते जाता है, घटने का रेट भी, एमिशन का रेट भी क्या हो, घटने प्रोपोर्शन घटने लगता है। यहाँ माइनस लगाते हैं ताकि बताया जाए कि घट रहा है, एन की वैल्यू घट रही है। अब ये लॉ कहाँ से आया, ये कैसे सोचा गया? मैंने कहा कि ये कोई फिजिक्स लॉ नहीं है, कोई केमिस्ट्री का लॉ नहीं है, प्योर ऑब्जर्वेशन है, स्टैटिस्टिकल लॉ है। स्टैटिस्टिकल लॉ मतलब कहते हैं ना हिंदी में आंकड़ों पे आधारित, है ना, तो आंकड़ों पे आधारित लॉ है, स्टैटिस्टिकल लॉ है। जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स को, बहुत सारे न्यूक्लियस को रखा गया और वॉच किया गया कि इतने देर बाद कितना बचा, अब कितना बचा, अब कितना, समय के साथ उसको देखा गया।
तो देखते देखते पता चला कि ये जो ट्रेंड है, कैसा ट्रेंड है, उस ट्रेंड से पता चला इसी ट्रेंड में घट रहा है। केमिस्ट्री में इसको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स भी कहा जाता है, इस तरह से घटता है जिस रेट को। सो दिस इज प्योर मैथमेटिकल लॉ, है ना, ये मैथमेटिक्स से पता चला। सो यही चीज़ पता, इसी से हम लोग आगे पढ़ाई चालू करेंगे। इसमें हम लोगों ने dN/dt इक्वल टू लेमडा n रखा। अच्छा, इस आगे करने से पहले एक बात बोल दें, जब हम कह रहे हैं कि ये प्योर स्टैटिस्टिकल लॉ है, तो उस समय ये भी कहा जाता है, समझना चाहिए कि यानी कोई भी स्टैटिस्टिकल लॉ तभी सही है जब वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सैम्पलिंग होगी, है ना। जैसे कि हम कहते हैं कि कॉइन हम टॉस किए तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी 50% है, 1/2 है, टेल आने का 50% है। बट अगर हम ऐसा 2 बार कॉइन उछालेंगे तो शायद ये लॉ वैलिड नहीं होगा। दोनों बार हेड आ सकता है या दोनों बार टेल आ सकता है, सो ये लॉ गलत हो जाएगा। सो कोई भी स्टैटिस्टिकल लॉ है जो आंकड़ों पर आधारित है, वो सही तभी होगा व्हेन देयर इज लार्ज नंबर ऑफ सैम्पलिंग। मतलब 1-2 बार नहीं, कई बार उछालिए तो देखेंगे आपकी एवरेज ऑलमोस्ट आधा आधा आ रहा होगा। तो उसी तरीके से ये जो लॉज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, जो फॉर्मूला हम बनाने जा रहे हैं, दे आर वैलिड ओनली इफ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल्स, न्यूक्लियाइज। 1-2 न्यूक्लियाई का नहीं होगा। अगर मान लीजिए कहता है कि किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का हाफ लाइफ यानी आधा घटने का समय है 1 साल, 1 साल बाद तो आधा हो जाता है, आधा डीके कर जाता है। तो अगर आपने आज कोई सैंपल लिया, ऐसा 1 न्यूक्लियस लिया, तो ऐसा नहीं कि 1 साल के बाद आधा होगा। अभी थोड़े क्षण में उसका एक अल्फा पार्टिकल निकला, वो पूरा ही आधा क्या पूरा ही खत्म हो गया। सो 1 साल इंतजार नहीं करना हो, तो ये गलत हो जाएगा। बट उसी का एक ठीक ठाक मात्रा में लेंगे तो देखेंगे कि आपकी 1 साल के बाद ऑलमोस्ट आधा हो गया है ना। इसलिए ये कोई फिजिक्स का लॉ, कोई थ्योरेटिकल लॉ, कोई नेचर का लॉ नहीं है, ये न्यूमेरिकल लॉ है, नेचुरल लॉ है, मतलब स्टैटिस्टिकल लॉ है, आंकड़ों पर आधारित है। इसलिए वैलिड ओनली इफ देयर लार्ज, हम यहाँ लिख देते हैं ये फॉर्मूला वैलिड तभी है, वैलिड ओनली इफ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम मान के चल रहे कि ये हम लार्ज नंबर लिए हैं और क्वेश्चन नहीं देगा तो हम लार्ज ही मान के चलेंगे। इसको हम लोग थोड़ा और मैथ लगाए तो हो जाएगा -dN/n इज इक्वल टू लेमडा dt। इसको इंटीग्रेट कर दें। यहाँ पर लेमडा कांस्टेंट है, लेमडा को कहा जाता है डीके कांस्टेंट, लेमडा को डीके कांस्टेंट कहते हैं। और इसी को एक्टिविटी भी कहा जाता है, -dN/dt को ही एक्टिविटी कहा जाता है। आते हैं हम लोग पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो 0 टाइम पर हमारे पास N0 मान लीजिए था, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस हमारे पास N0 था, और टाइम t पर कितना बचा हम लोग को n बचा बताना है। तो अगर इंटीग्रेट करें तो हो जाएगा ln n हो जाएगा, लिमिट N0 से n इक्वल टू लेमडा इंटू टी। तो हो जाएगा ln n/n0 इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू टी। अगर हम इस पे से इसका हटा दें, लॉग हटाएं तो उधर एक्सपोनेंशियल चले जाएगा। देन विल हैव n इक्वल टू n0 e पावर माइनस लेमडा टी। मतलब टाइम t के बाद इतना n बचेंगे। ठीक है, n क्या है तो यहाँ लिखा है n है हमारा नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एट टाइम t, एट टाइम t। और n0 क्या है, n0 है इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, और n है टाइम t के बाद कितना बचा हुआ है अनडिकेड।
यहाँ पर जो dN/dt था जो हम लिखे थे अभी हम लोग, इसी को ही हम लोग एक्टिविटी कहते हैं, एक्टिविटी। ठीक है, dN/dt कितना हो गया, लैम्डा n, मैग्नीट्यूड उसका। इस एक्टिविटी, एक्टिविटी जो हुआ, एक्टिविटी कितना हुआ, इक्वल कितना हुआ, लैम्डा n हो गया dN/dt। इसके यूनिट्स याद रखने होंगे, एक तो हो गया dN/dt, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, एक होता है dps, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। इसी को 1 बेक्यूरेल भी कहा जाता है। ये हेनरी बेक्यूरेल, रेडियो एक्टिविटी का जो खोज है उसके फादर माने जाते हैं हेनरी बेक्यूरेल। हेनरी बेक्यूरेल के नाम से है और यही इसका SI यूनिट हुआ, रेडियो एक्टिविटी का SI यूनिट हुआ बेक्यूरेल। ठीक है, दूसरा रदरफोर्ड ने भी पढ़ाई की थी, रदरफोर्ड सॉडी ने मिलकर पढ़ाई करी थी रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, कैसे होता है, और उनके नाम पे भी एक यूनिट डाला गया था। और मैडम क्यूरी जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी में बहुत बड़ा योगदान दिया है ना, रेडियो एक्टिविटी में उनके और उनके हस्बैंड दोनों लोगों ने इस पे काम किया था, तो उनके रिस्पेक्ट में भी एक यूनिट दिया गया है, उस यूनिट को भी हम लोग जान लें। तो उन्होंने पिच ब्लेंड, एक रेडियम का वो होता है, मिनरल होता है, तो पिच ब्लेंड की सहायता से मैडम क्यूरी ने रेडियम निकाला था। इसलिए 1 ग्राम रेडियम का जो एक्टिविटी होता है, 1 ग्राम रेडियम का एक्टिविटी जितना होता है, उसी को 1 क्यूरी कह दिया गया है ना, सेम इसलिए लिखा जाए वो 1 क्यूरी एक यूनिट दिया गया होता है 3.710 dps या बेक्यूरेल। एक्चुअली ये यूनिट है 1 ग्राम रेडियम का एक्टिविटी को ही 1 क्यूरी कहा जाता है। और एक मैंने कहा रदरफोर्ड के नाम पे भी रखा गया है, बिकॉज एक्चुअली क्या है, डीपीएस बहुत ही छोटा यूनिट है, एक न्यूक्लियस का, एक डीपीएस मतलब क्या है, एक न्यूक्लियस 1 सेकंड में होगा, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए थोड़ा बड़ा यूनिट रदरफोर्ड में रखा गया 10⁶ dps। ये 3 यूनिट यूज होती हैं। यूनिट जानते रहने तो सारा क्वेश्चन आदमी कर लेता है, यूनिट की वजह से फंस जाता है मामला, इसलिए यूनिट जानते रहना है। ये 3 यूनिट्स यूज होंगी। चलिए, तो एक्टिविटी निकालना तो लैम्डा इंटू एन, लैम्डा डीके कांस्टेंट है और एन क्या है, किस वक्त पे कितने अनडिकेट बचे हैं, उसमें लैम्डा एन आपका एक्टिविटी निकल जाएगा। टाइम टी पे निकालना चाहते हैं एन, तो ऐसा निकाल सकते हैं, है ना। अब जो n इक्वल टू n0 e पावर माइनस लेमडा टी है, तो हम चाहें तो दोनों साइड लेमडा को मल्टीप्लाई कर दे अगर, तो लेमडा n इक्वल टू लेमडा n0 हो जाएगा और लेमडा n हो जाएगा एक्टिविटी। सो एक और फॉर्मूला बना सकते हैं कि एक्टिविटी एट टाइम t इक्वल टू इनिशियल एक्टिविटी e पावर माइनस लेमडा टी। इवन हम चाहें तो एक मास का भी रिलेशन बना सकते हैं, जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम से आगे थोरियम बन रहा है, तो ये n0 यूरेनियम का ही है और n भी यूरेनियम का ही है। तो हम दोनों साइड में पहले तो इस वाले फॉर्मूले में दोनों साइड में एवोगैड्रो नंबर डिवाइड कर दे, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस अपन एवोगैड्रो नंबर डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, है ना। दोनों तरफ देखो कितना मोल बचा है, कितना मोल था यूरेनियम का, फिर यूरेनियम का मॉलिक्यूलर वेट दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे, एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या निकल जाएगा, मोल हो इंटू एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा, मास। इसलिए जो n का रिलेशन वही मास का रिलेशन बन सकता है, m इक्वल टू m0 e पावर माइनस लेमडा टी। m हो गया रिमेनिंग मास ऑफ अनडिकेड रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, इनिशियल मास ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। ये तीनों रिलेशन यूज कर सकते हैं हम लोग।
है ना। कभी कभी हम लोग को लेमडा या टी निकालना पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगा, तो हम उसको लॉग वाला जो ये था उसी को यूज़ कर सकते थे यहाँ से, टी लेमडा टी। तो टी को क्या लिख सकते थे हम लोग, टी को लिख सकते थे या लेमडा लिख सकते थे। कितना लेमडा इक्वल क्या आ सकता था, माइनस उलट जाता तो जाता 1/t ln n नॉट बाई n। नहीं, अगर लॉग को हम अक्सर हम लोग को 10 का बेस ज़रूरत पड़ता है, तो उसमें आप जानते होंगे 2.303 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो लॉग टू द बेस 10, ये नेचुरल लॉग है, ये बेस 10 हो जाता है। तो ये ज़रूरत पड़ेगा तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हो गए। एक बात आता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ का मतलब हुआ कि जितना हम सैंपल लिए हैं कितने देर बाद आधे न्यूक्लियाई डिके कर जाएंगे, टाइम निकालना है। तो यही फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग। टी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से टी इक्वल टू 1, अब टी हाफ निकाल रहे हैं, कितने देर में आधा हो जाएगा, तो टी हाफ 1/2 टी हाफ इक्वल टू 1 लेमडा ln n नॉट तो था, फाइनली आधा हो गया, n नॉट बाई 2, n जो है आधा हो गया, n नॉट बाई 2 हो गया। इसलिए यहाँ से क्या हो गया, टी हाफ इक्वल टू हो गया, ये ऊपर चले गया ln 2 बाई लेमडा। टी हाफ कितने देर बाद आधे न्यूक्लियाई समाप्त हो जाएंगे और आधे अभी एक्टिव रहेंगे उसके अंदर। सो टी हाफ का फॉर्मूला बन गया ln 2 अपॉन लेमडा। ln 2 की वैल्यू याद रखें 0.693 होता है अपॉन लेमडा। हाफ लाइफ। एक होता है मीन लाइफ। मीन लाइफ, मीन लाइफ का मतलब हुआ, कैपिटल टी से दिखाया जाता है। मीन लाइफ का मतलब हुआ कि जैसे फिजिकल सिग्निफिकेंस, हाफ लाइफ को समझिए। मीन लाइफ का मतलब होता है कि जैसे कोई आपने सैंपल लिया, रेडियोएक्टिव सैंपल लिया, तो अभी बात हुआ ना कि चांस है, ये प्रोबेबिलिटी है, कभी कोई होगा कभी कुछ होगा। हाफ लाइफ अगर ठीक ठाक मात्रा में अगर हम लोगों ने रेडियोएक्टिव सैंपल लिया है और उसका हाफ लाइफ 10 दिन का है, तो हम 10 दिन के बाद उम्मीद करते हैं उसमें से आधे रेडियोएक्टिव सैंपल आधे डिके कर गए होंगे। तो 10वें दिन आधे नहीं होंगे, आज से ही स्टार्ट हो जाएगा, कभी अभी 1 घंटे बाद, कभी होते रहेगा। तो आज से ही डिके होना चालू हो जाएगा। किस कौन कब डिके होगा ये नहीं बता सकते, पूरा प्रोबेबिलिटी गेम है। इसीलिए कोई फिजिक्स का लॉ नहीं है, स्टैटिस्टिकल लॉ को ऑन एन एवरेज क्या हो रहा है। तो ऑन एन एवरेज 10 दिन में आप देखेंगे कि आधे लोग मर गए होंगे, आधे बचे होंगे। बट सब एक जैसे हैं, अजीब बात है, सभी न्यूक्लियस एक जैसा है, सभी यूरेनियम 238 है, वो थोरियम में जा रहा है। तो हर यूरेनियम का एटम न्यूक्लियस सेम है, बट कब कौन मरेगा कह नहीं सकते। बट हाफ लाइफ में देखेंगे आधे लोग मर गए होंगे, आधे लोग बचे होंगे, ये अजीब बात। सो मीन लाइफ का मतलब होता है कि कभी कोई जल्दी मर रहा है, कोई ज़्यादा मर रहा है, तो जितने सारे उसमें न्यूक्लियस थे सबके लाइफ को जोड़ा जाए। बिकॉज अलग कोई 1 दिन जिया, कोई 5 दिन जिया, कोई 10 दिन जिया, कोई 20 दिन जिया, तो सबके लाइफ को जोड़ा जाए, अपन नंबर ऑफ जो न्यूक्लियस थे डिवाइड किया जाए, इसको हम बोलते हैं मीन लाइफ। क्या होगा, ये होना चाहिए क्या, सम ऑफ लाइव्स ऑफ ऑल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। सबका अलग अलग है, सबकी प्रॉपर्टी सेम है, बट सबका चांस अलग अलग है। तो सबके चांस, सबके लाइफ को जोड़ के अपन टोटल करें तो ये वैल्यू आएगा। अब इसमें हैवी कैलकुलस यूज होगा और हम लोग को ज़रूरत नहीं है इसका, किसी बोर्ड में नहीं है, हमारे कंपटीशन में है। तो हमने एक इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बता दिया क्या है, जो अंत में जो ये सॉल्व करने से वैल्यू आती है, ये 1 लेमडा आती है। तो ये बात याद रखना है कि मीन लाइफ 1 लेमडा होता है।
ओके, अगर आप इसे कंपेयर करें तो देख रहे हैं ये 1 बाई लेमडा, यहाँ 0.963 है, तो 1 बाई लेमडा कितना हो जाएगा, टी हाफ बाई 0.6। यहाँ अगर हम चाहें 1 बाई लेमडा, एक तो ये टी एक तो पहले ये सब लोग याद रखें, इसी को और याद टी हाफ के रूप में भी याद रखें आप, तो 1 बाई लेमडा इक्वल हो जाएगा टी हाफ बाई लॉग 2, टी हाफ अपॉन ln2, नहीं। और अगर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा, ये 0.693 है, डिवाइड करेंगे तो 1.44 टी हाफ आएगा। मतलब जो मीन लाइफ होती है वो हाफ लाइफ की 1.44 टाइम्स, करीब 1.5 गुना ज़्यादा होती है। अब एक काम करते हैं, इन सबको ज़रा सा एक बार प्लॉट कर देते तो याद हो जाएगा। इधर रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बनाए हैं, इधर टाइम टी बनाए हैं, तो जो n घट रहा हमारा समय के साथ जो n घट रहा है, डीके कर रहा है, n इक्वल n0 वाला फॉर्मूला जो था ये वाला, वही प्लॉट होगा। तो इनिशियली n0 था और घटते घटते एक्सपोनेंशियली घटेगा और इन्फिनिट पे जाके 0 होगा ना। तो यहाँ n0 है और आधा हाफ n0/2 कब हो जाएगा, वो टी हाफ होगा ना, आधा हो जाएगा। और मीन लाइफ में क्या होगा, मीन लाइफ तो यहाँ पड़ेगी, थोड़ा और ज़्यादा पड़ेगी इधर, तो मीन लाइफ थोड़ा ये ज़्यादा हो गई, टी मीन उस समय कितना हो जाएगा, वहाँ पे यहाँ पे क्या वैल्यू है ये भी याद कर लिया जाए। यहाँ पे अगर हम टी इक्वल टू कैपिटल टी पुट करें तो कैपिटल टी है 1 लेमडा, तो ई पावर -1 हो जाएगा। ई पावर -1 आपको याद रहना चाहिए कि 1/e होता है 0.37, ज़रूर से याद रखिए आप लोग, 1/e 0.37 होता है। तो एक तरीका से ये है कितना 0.5 है ना, ये 0.5 n0 है, ये 0.37 n0, ठीक है। तो कुछ ऐसे याद रखते कि एक हाफ लाइफ में 50% डीके होता है और एक मीन लाइफ में 63% डीके होता है ना, ये बात आप याद रखेंगे। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हुए रेडियो एक्टिविटी के, इस पर हम लोग क्वेश्चंस कुछ कर सकते हैं। लिखा जाए, नोट करके लिखिए, देखिए the most important fact about the law of radioactivity, the most important fact about the law of radioactivity is that equal fraction decays in equal time। ये सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करने का ये सबसे आसान लाइन है। इक्वल फ्रैक्शन डिके इन इक्वल टाइम, इक्वल फ्रैक्शन डिके इन इक्वल टाइम, क्या मतलब अलग, ये रेडिएक्टिविटी का लॉ नहीं है। अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कहीं भी फॉलो होगा तो ये होगा, कहीं भी इस तरह का एक्सपोनेंशियल डिके होगा तो ये होगा। ये जो बात है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, फिजिक्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो ये ऐसे कर्व आपने फिजिक्स में कई बार बनाया है। आपने डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में बनाया है, ऐसे ही जहाँ पे यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा है n इक्वल टू n0 e पावर माइनस लेमडा टी, वहाँ था q इक्वल टू q0 e पावर माइनस टी बाई टाउ, था ना। ग्रोथ डीके ऑफ करंट इन LR सर्किट I इक्वल टू I0 e पावर माइनस टी बाई टाउ,
तो वैसे ही सब जगह है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया कि जो बात अभी कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ जो टाइम कांस्टेंट होता है यहाँ का टाउ है, तो टाइम यहाँ जो टाउ है वही यहाँ का मीन लाइफ है ना। देखिए ये अगर हम इसको लिखना चाहते कैसे लिख सकते थे, एन नॉट ई पावर माइनस टी अपॉन 1 बाई लेमडा, है ना। यहाँ पे वो टी अपॉन टाउ लिखा हुआ हर जगह। तो जो टाइम कांस्टेंट हुआ करता था आर सी एल बाई आर, वही यहाँ का मीन लाइफ है। तो क्यों बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आप वहाँ भी लगा सकते हो, कैपेसिटर में भी। कैसे? नहीं तो फिर आप न्यूमेरिकली फंस जाओगे। कहा कि इक्वल फ्रैक्शन डीके इन इक्वल टाइम। कहने का मतलब, मान लीजिए कि किसी एक दिन में रेडियो एक्टिव सैंपल थे, एक दिन में 1/3 डीके हुआ, है ना। माने कितना बच गया, वो एन नॉट था तो 2n0/3 बचा हुआ है एक दिन में। तो अगले एक दिन में कितना बचेगा, तो इसके लिए अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखो कि इक्वल फ्रैक्शन डीके इन इक्वल टाइम। जैसे पहले दिन में n0 था, 2n0/3 बचा, यानी n1/3 डीके हुआ। तो जो बचा है अगले दिन में 1/3 डीके होगा, जो अगला होगा उसका 1/3 होगा। तो हर एक दिन बचे हुए का 1/3 डीके होते चले जाएगा। तो कितना आसान हो जाएगा कैपेसिटर क्वेश्चन। नहीं कह देगा कि चार्ज Q0 है और 2 सेकंड में चार्ज 2Q0/3 हो गया, तो 2 सेकंड 3 सेकंड में 4 सेकंड बताओ। आप सिंपल बिना लॉग या एक्सपोनेंशियल लिखे कर सकते हैं। इक्वल फ्रैक्शन डीके इन इक्वल टाइम, ये याद रखना है, ठीक है। ओके, तो जहाँ भी एक्सपोनेंशियल चीज़ें घटती हैं वहाँ पे ये रूल हमेशा फॉलो होगा। जैसे एक क्वेश्चन बताइए, आप क्वेश्चन लिखिए तो कि इस जो भी बोले इसी को बेस्ट क्वेश्चन लिखिए कि a radioactive sample has 1000 nuclei. Radioactive sample has 1000 nuclei. After 1 hour, 900 nuclei are active. 900 nuclei are active. Then find the active nuclei after 2 hours. After 2 hours बताइए। बता दिए कितना आ जाएगा। 1000 था और 1 आवर में 900 बचा है, यानी कितना फ्रैक्शन डिके किया, 100 डिके किया। 1000 में 100 कितना हुआ, 1/10। तो हर बार 1/10, तो 1 घंटे में 1/10 होगा, तो अगले घंटे में जो बचा उसका 1/10 डिके कर जाएगा। तो कहा कितना बचा, तो 900 का 1/10 डिके करेगा तो कितना डिके कर जाएगा बालक, 90 डिके करेगा। तो कितना बचा, तो 900 था, 90 डिके कर गया, तो कितना बच जाएगा हमारा 810। ये आंसर हो गया, इसमें कोई लॉग लगाने की जरूरत नहीं। एक आईटी का क्वेश्चन जरा नोट कीजिए, लिखिए तो लिखिए एट ए गिवन इंस्टेंट there are 25% undecayed
there are 25% undecayed radioactive nuclei. There are 25% undecayed radioactive nuclei in a sample. In a sample. After 10 seconds, the number of undecayed nuclei, after 10 seconds, the number of undecayed nuclei reduces to 12.5%. 12.5%. Calculate दो पार्ट ए और बी. कैलकुलेट ए लिखिए. मीन लाइफ ऑफ द न्यूक्लियाई. मीन लाइफ ऑफ द न्यूक्लियाई. और दूसरा लिखिए टाइम आफ्टर विच the number of undecayed nuclei, time after which the number of undecayed nuclei will become 6.25 of the initial number. 6.25% of the initial number. 6.25% of the initial number. आप सब लोग यहाँ पॉज करें और इसको सॉल्व कीजिए. ऐसे यही ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा. कीजिए. तो उम्मीद करते हैं सब लोगों ने पॉज होकर इसको किया और अपना सॉल्यूशन देखिए. हमारे पास N0 रहा होगा और इन्होंने कुछ कहा कि किसी वक्त कितना है 25% है. किसी वक्त 25% बचा हुआ है. और कितनी देर में 12.5 हो जाता है. 10 सेकेंड में. 10 सेकेंड में ये 12.5 हो जाता है. मतलब कितना आधा हो जाता है. 25% का आधा हो गया 12.5%. यानी ये हो गया हाफ लाइफ. किसी का आधा हो जाना तो हाफ लाइफ हुआ. तो टी हाफ तो सर सीधे निकल गया. टी हाफ इज 10 सेकेंड्स. सो कहा मीन लाइफ कितना हो गया 1.44. टी हाफ अभी पढ़ाया गया आपको. सो इट इज 14.4 सेकेंड्स इज द फर्स्ट पार्ट. आंसर आ गया. अब दूसरा वाला में बच के रहिए. कहा कि कितने देर बाद इनिशियल नंबर का 6.25 हो जाएगा. तो सर N0 का 50% बचेगा, फिर 25% बचेगा, फिर 12.5% बचेगा और फिर 6.25% बचेगा. एक हाफ लाइफ यहाँ लगा, एक हाफ लाइफ यहाँ लगा, एक हाफ लाइफ यहाँ, एक हाफ लाइफ यहाँ लगा. एंड टोटल 4 हाफ लाइफ लगेगा तब जाके वो इनिशियल का 6.25% होगा. द आंसर इज 4 हाफ लाइफ. दैट इज 40 सेकेंड्स बिकॉज 10 सेकेंड इज द हाफ लाइफ ऑफ द मटेरियल. ठीक है. तो ये ऐसे करना है. एक और नोट लिखिए. नोट लिखिए कि after n half lives, number of remaining nuclei is equal to N0 upon 2 to the power n. सही है ना.
n हाफ लाइफ्स के बाद क्या होगा, हर बार आधा होते जा रहा है, तो n हर बार आधा आधा उसका आधा होते चले जाएगा, तो n हाफ लाइफ्स अगर लग गया तो इतना होगा। n क्या है सर, नंबर ऑफ हाफ, मतलब टोटल टाइम अपॉन t हाफ, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। अच्छा, जो n का रेशियो होगा वही एक्टिविटी का रेशियो होगा, अभी हम आप बात किए थे, और वही चीज चाहे तो आप मास का भी लिख सकते हैं। ये तो आपको समझाए थे ना भी n से कैसे मास और n लिखते हैं, तो वैसे ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे इस पे क्वेश्चन लिखिए, ये कि ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड रेडियोएक्टिव सैंपल of half-life 2 hours emit radiation of intensity 64 times the, जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये कहीं ना कहीं जेई का ही क्वेश्चन करा रहे हैं, आपको ध्यान रहे। 64 times the permissible safe level, 64 times the permissible safe level find minimum time after which it would be possible to work safely with this source, जल्दी से आंसर बताइए, सोचिए, अपने पढ़ के क्वेश्चन सामने है, पढ़िए और सोचिए। तो कर दिए होंगे, कितना आया, वो जो सैंपल है वो जितना यूज होना चाहिए उसका 64 टाइम्स ज़्यादा है, अभी ज़्यादा उसमें से इंटेंसिटी है, वहाँ पे काम करने योग्य नहीं है। कर कितने देर बाद वो काम करने योग्य हो जाएगा, जबकि उसका हाफ लाइफ आपको दिया है कितना, 2 आवर्स हाफ लाइफ है, तो यही हो जाएगा कि 64 है, तो एक हाफ लाइफ बाद हो जाएगा कितना, 32 हो जाएगा, है ना। फिर एक हाफ लाइफ बाद 16 हो जाएगा, फिर एक हाफ लाइफ बाद 8 हो जाएगा, फिर एक हाफ लाइफ बाद 4 टाइम्स हो जाएगा, एक हाफ हो जाएगा, मतलब आपके काम करने योग्य कब रह जाएगा, जब एन नॉट हो जाएगा। यानी जो हम चाहते हैं कि एक्टिविटी जो एन नॉट है वो हमारे काम करने हो जाए, तो जो अभी वो कितना एक्टिविटी है हमारा 2 और कितना टाइम्स है, तो 64 हुआ ना, वो तो 64 एन नॉट है अभी की एक्टिविटी। सो हम एक्टिविटी चाहते हैं कि हमारे योग हो जाए, तो भी वो 64 2 लिख सकते हैं उसको हम एक्टिविटी को, है ना। तो हम तो यानी कितना 2n ही क्या हो गया 64 हो गया, घट के 2 का पावर कितना हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 कितना, बोलिए
तो 2 टू जब 4, 2 इंटू 2 4 इंटू 8 इंटू 16 32 इंटू 64। तो 1 2 3 4 5 6 10 टू पावर 6। तो 6 हाफ लाइफ बाद वो एकदम आपके काम करने योग्य हो जाएगा। और आपका हाफ लाइफ 2 घंटे का है, इसलिए आपको 12 आवर्स लगेंगे, तब आपका काम करने योग्य हो जाएगा, है ना। ये सिंपल क्वेश्चन था। अगला लिखिए कि पैरेलल डीके। पैरेलल डीके क्या होता है? ये देखिए कि क्या होता है, कोई कोई ऐसे सैंपल होते हैं जो एक ही साथ अल्फा बीटा दोनों निकाल दे। वही से कोई उसी का कोई एटम अल्फा निकाला, उसी का कोई एटम बीटा निकाल दिया, तो जो क्वांटिटी बनेंगे वो तो अलग अलग बन जाएंगे भाई। जिसमें से अल्फा निकल किसी, ये सेम है, ए में से अगर अल्फा निकलेगा तो अलग मटेरियल बनेगा, अलग एलिमेंट बन जाएगा, और बीटा निकलेगा तो एकदम अलग हो जाएगा। तो दोनों निकल रहा है एक साथ, तब कैसे करेंगे? तो मान लीजिए ये लेमडा, जो लेमडा बी के हिसाब से बन रहा है, और ये लेमडा सी के हिसाब से सी बन रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमारे पास मान लीजिए एन नॉट था, ही इनिशियली एन नॉट था और घट रहा है, और ये बन रहा है एन बी, ये बन रहा है, और एन सी ये बन रहा है ना। तो किसी वक्त अगर घट के ये एन हो गया, घटते घटते एन हो गया, तो उस समय एक्टिविटी कितनी होगी? इसकी बी वाले की एक्टिविटी होगी लेमडा बी एन, और इसकी एक्टिविटी होगी लेमडा सी एन। एक्टिविटी कितना होता है? लेमडा इंटू एन। तो इधर की एक्टिविटी हुई लेमडा बी एन, इधर के लिए हुई लेमडा सी एन। इसलिए इसकी टोटल एक्टिविटी कितनी हो गई? डी एन बाई डी टी। इसका कितना हो गया? लेमडा बी एन प्लस लेमडा सी एन। यानी लिख सकते हैं लेमडा बी प्लस लेमडा सी एन, ऐसा लिख सकते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये जैसे पहले क्या होता था कि डी एन बाई डी को लेमडा एन होता था, इसलिए ये जो दिख रहा है आपको, आप कह सकते हैं कि ए जो है किसी यहाँ पर बी एंड सी जो बन रहा है इसका, यहाँ पर लेमडा इक्विवेलेंट कह सकते हैं कि लेमडा बी प्लस लेमडा सी, दोनों को पैरेलल को ऐड करके लेमडा बी लेमडा सी इक्विवेलेंट बना सकते हैं। इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर कभी ये एन नॉट था, ये लोग जीरो थे, तो अगर एन कितने दिन में बनेगा, यहाँ एन एन भी बने होंगे, एन बी और एन सी यहाँ बने, तो ये एन ए बचा हुआ है। तो अगर हम एन ए को लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, अलग अलग जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लिख सकते हैं कि एन ए इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, मतलब जो भी है लेमडा बी प्लस लेमडा सी इंटू टी, ऐसा लिख सकते हैं। तो इक्विवेलेंट लेमडा बना सकते हैं। एक तो ये बात है। दूसरा बात, आप जानते हैं लेमडा जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो चीज़ ज़्यादा एक्टिव होगा, तेज बनेगा। लेमडा ज़्यादा होने से कोई चीज़ तेज, अगर लेमडा ज़्यादा मतलब ज़्यादा तेज़ी से बन रहा है, लेमडा ज़्यादा है तो टाइम हाफ लाइफ कम होगा, मीन लाइफ कम होगा, बिकॉज वो जल्दी से डीके करेगा। इसलिए जो ये बी और सी बनेंगे उस लेमडा के हिसाब से बनेंगे। तो जिसका लेमडा ज़्यादा होगा वो ज़्यादा बनेगा, जो कम है वो कम बनेगा। इसलिए अगर टोटल एन नॉट है तो फाइनली एन बी एन सी कितना बनेगा निकालना हो तो सिंपल लिख सकते हैं कि एन बी इक्वल टू होगा एन बी एन सी मिल के कितना होगा? एन नॉट होगा। फाइनली जब ये जीरो हो जाएगा तो ये दोनों मिल के कितना हो जाएगा? एन नॉट हो जाएंगे यहाँ पर, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, जित टोटल एन बी एन सी मिल के नॉट बनना है तो कौन कितना बनेगा, इसको हम इन्हीं के लेमडा के रेशियो में बांट देंगे, बिकॉज प्रोपोर्शनल है लेमडा। तो हम लिख सकते हैं लेमडा बी कितना बना, एन बी कितना बना, तो लेमडा बी इंटू लेमडा बी प्लस लेमडा सी इंटू एन नॉट ये बनेगा, और सी कितना बनेगा तो लेमडा सी अपान लेमडा बी प्लस लेमडा सी इंटू एन नॉट वो बनेगा। ऐसा कर सकते हैं, है ना।
तो इस ऐसे डीके होने को बोलते हैं पैरेलल डीके, एक साथ दोनों चीज़ बन रहा है। ठीक है, अब इसमें एक और बच गया, उसको बोलते हैं सक्सेसिव डीके, कि ए से बी बना, बी से सी बन जाए, तो कैसे इसमें रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम होता है। एक पार्ट और बचा है और ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे, जिसमें हम लोग थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस पूरे इसको जो बचा है इसमें वो भी पढ़ेंगे, और थोड़ा जो भी टॉपिक्स पढ़ें उसमें थोड़े कुछ और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी नेक्स्ट क्लास में फिनिश हर चैप्टर को लास्ट में कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करके फिनिश करते हैं हम लोग। तो पूरे मॉडर्न फिजिक्स से कुछ अच्छे क्वेश्चंस कलेक्ट करेंगे, अगले क्लास में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। अगले क्लास में हमारा मॉडर्न फिजिक्स यहाँ तक का फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आज यहीं क्लास फिनिश करते हैं। थैंक यू।